हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिसपे कि आज से हम इकोनॉमिक्स की 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम पहले चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद जो PYQ आ रखे हैं वो देखेंगे, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आपका पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का विकास यानी कि डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या देखना है। ठीक है, पहले हम थोड़ा इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। ठीक है, चेंज करें इस पे, बैठ लेते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। ठीक है, अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि एक देश के लोग अपने सीमित संसाधनों को, जो उनके सीमित संसाधन है, उनका दक्षतापूर्ण उपयोग करके अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये तो आपका अर्थव्यवस्था हो गया। अब थोड़ा विकास के बारे में बात करते हैं। विकास जो इस चैप्टर में बात की गई है आपके विकास की, वो सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं की गई है। उसमें बात की गई है कि व्यक्ति की जो समग्र जीवन है ना, उसकी गुणवत्ता में सुधार। तो विकास का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन की जो समग्र जो आवश्यकताएं हैं उनमें सब में सुधार करके जो विकास किया जाए, जैसे शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, या फिर उसकी आय भी हो गई, पेयजल वगैरह हो गए, ये सब। ठीक, तो वो हो गया विकास। विकास कई तरीके के होते हैं, जैसे सामाजिक विकास हो गया। ठीक है, आर्थिक विकास और मानसिक विकास भी कह सकते हैं। देखिए, आर्थिक विकास तो वही कि आपकी जो आय है उसमें निरंतर वृद्धि हो। जैसे कि पहले आपकी आय 10,000 थी, फिर 11,000 हो गई, उसके बाद 12,000 हो गई। तो जो आपकी इनकम है उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है, वो होगी आपकी आपका आर्थिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है कि समाज में जो स्थिति है, किसी वर्ग की समाज में जो स्थिति है उसमें निरंतर सुधार आना, वो सामाजिक विकास हो गया। मानसिक विकास, आप मानसिक रूप से अधिक विकसित होते जा रहे हो, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसमें विकास हो रहा है। वो आप एकेडमिक से जोड़ के देख सकते हो कि पहले मान लो आपके 10th क्लास में आपके 80% नंबर आए, मार्क्स आए। उसके बाद जब आपने 11th की तो आपके 11th में 90% प्रतिशत आ गए। तो ये क्या है, आप एक तरीके से ये मानसिक विकास को दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्या है आगे इसमें। विकास के पहलू। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अलग अलग लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। वो बता रखे कैसे हो सकते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर अधिक दिनों तक काम और बेहतर मजदूरी चाहता है। किसी अमीर शहरी परिवार की लड़की अपने भाई के बराबर स्वतंत्रता चाह सकती है। भूमिहीन ग्रामीण व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास भूमि नहीं है। ठीक है, भूमि नहीं है, तो इसको क्या चाहिए? इसको साल भर रोजगार चाहिए। तो इसके लिए विकास क्या होगा कि भूमि का, वो सॉरी, रोजगार का अधिक उपलब्ध होना, इसके लिए हो जाएगा विकास। अब एक व्यक्ति है जो नदी पार करके जाता है अपना स्कूल लेने, ठीक है, स्कूल पढ़ने मतलब, अब उसके लिए उस नदी पे, मान लो ये नदी है, इस नदी पे क्या बन जाए? एक पुल बन जाए। तो ये जो ए व्यक्ति है इसके लिए ये क्या हो गया? विकास हो गया। लेकिन एक नाविक है, यहाँ पे एक नाविक है जो पहले इस नाव से जाता था ये व्यक्ति स्कूल, अब उस नाविक के लिए तो ये विकास नहीं है। तो जो जरूरी नहीं कि जो किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी विकास हो। एक व्यक्ति के लिए विकास दूसरे व्यक्ति के लिए हानि भी हो सकता है। ये हमने देख लिया। जैसे किसी अमीर परिवार की लड़की अपने भाई के बराबर स्वतंत्रता चाहे। अमीर व्यक्ति के पास आर्थिक रूप से, उसके पास, लड़की के पास सारे संसाधन है, वो जो चाहे खरीद सकती है, जैसा चाहे रह सकती है। लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको स्वतंत्रता कम है। तो वो अपने भाई की तुलना में अधिक स्वतंत्रता पाने के लिए, भाई की जितनी स्वतंत्रता मिले, उसके लिए ये विकास होगा। लेकिन जो ऊपर मजदूर है उसके लिए क्या है? उसके लिए आर्थिक समृद्धि, अधिक विकास होगी। अब ये किसी एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वही दूसरे व्यक्ति के लिए विकास ना भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था नदी वाला एग्जांपल लेके, कि एक व्यक्ति है या बच्चा है जो स्कूल जाता है, पहले वो नदी पार करता था नाव से, लेकिन अब उस नदी के ऊपर पुल बना दिए गए, तो वो अब
साइकिल या अपने वाहन से जाता है तो उस लड़के के लिए तो वो विकास हो गया क्योंकि उसका समय बचता है उस पुल का प्रयोग करने पर। लेकिन जो व्यक्ति है, जो नाविक है, उसके लिए क्या हो गया, वो विकास नहीं है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के लिए विकास नहीं हो सकता है। अब इसमें भी एग्जाम्पल हम पढ़ के देखते हैं। उद्योगपति बिजली प्राप्त करने के लिए अधिक बांध चाहते हैं, मतलब डैम जो बनते हैं नदियों के ऊपर, उनकी बात हो रही है। ठीक है, चाहते हैं, लेकिन इससे भूमि जलमग्न हो जाती है। यानी कि जब हम मान लो ये नदी है, ठीक है, ये नदी का भाव है, अब यहाँ पे ये डैम बना देंगे तो ये इतनी सारी जो इधर इधर की जगह है, ये सारे इसमें क्या होगा, पानी भर जाएगा, तो ये पूरी भूमि जलमग्न हो जाएगी। अब यहाँ पे जो व्यक्ति रह रहे हैं उनका क्या होगा, उन्हें पुनर्स्थापन करना होगा, उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे प्रतिस्थापन करना होगा, वहां पे उनका निवास फिक्स करना होगा। तो उस व्यक्ति के लिए जो उद्योगपति है उसके लिए तो ये विकास है, लेकिन यहाँ रह रहे व्यक्तियों के लिए ये विकास नहीं है क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, यही लिखा है, लेकिन इससे भूमि जलमग्न हो जाती है और लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, मतलब जहां वो रह रहे थे वहां से कहीं और उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है। अगला, किसी अमीर शहरी परिवार की लड़की अपने भाई के समान स्वतंत्रता चाह सकती है, लेकिन उसका भाई इसे पसंद ना भी करे। कि जो लड़की की स्वतंत्रता है वो जरूरी नहीं है उसका भाई उसे पसंद करे, कि उसे जो स्वतंत्रता दी जा रही है वो सही है, वो उसके भाई को पसंद नहीं भी आ सकती। अगला, अब विकास के लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। पहला, आय बढ़ना, इनकम। ठीक है, समान व्यवहार, मतलब समाज में जो सभी के प्रति समान व्यवहार हो, किसी के प्रति भेदभाव ना हो। ठीक है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, लोगों को अधिक स्वतंत्रता मिले, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा था, लड़के को अधिक स्वतंत्रता थी लेकिन लड़की को कम है, तो महिला और पुरुषों को समान स्वतंत्रता मिले। दूसरों के प्रति सम्मान, हर व्यक्ति के लिए सम्मान होना चाहिए। सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, लोगों को देश में सुरक्षित भी महसूस होना चाहिए। यानी कि सिर्फ विकास का मतलब ये नहीं कि लोगों की आय बढ़ा दी हमने तो विकास हो गया, विकास के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विकास हो रहा है। अब देखो देशों का वर्गीकरण, ये आरबीआई सॉरी वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक जो है वो देशों का वर्गीकरण करता है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के आधार पर कि देश विकसित है, अल्प विकसित है या फिर विकासशील है। तो उसी के बारे में बता रखा है, परिभाषा में दिया है, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय या औसत। ठीक है, औसत आय, एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है। मान लो एक देश है, उसकी कुल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम यानी कि कुल आय अपॉन में कुल जनसंख्या, ये जो आएगी वो क्या होगी, हमारी प्रति व्यक्ति आय या फिर एवरेज औसत आय। ठीक है, अगला, इसकी सीमाएं क्या है, यह देश में आय के वितरण के बारे में कोई जानकारी नहीं देती। अब यहां से हमें ये तो पता चल गया कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि देश में, मान लो देश में 3 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ठीक है, ये एक उद्योगपति है, तो ये एक उद्योगपति है। अब इसकी जो इनकम है वो कितनी है, 1 लाख है पर मंथ, हम पर मंथ बात करते हैं। ठीक है, प्रति माह 1 लाख। और बी जो है वो एक व्यवसाय में काम करता है यानी एक कर्मचारी है, तो इसकी जो आय है वो 20,000 है। ठीक है, और जो सी है वो क्या है, एक किसान है, एक किसान है, और इसकी आय कितनी, इसकी आय पड़ती है 10,000, हाँ 10,000। अब जब हम एवरेज इनकम निकालेंगे यानी कि प्रति व्यक्ति आय, औसत आय निकालेंगे, तो क्या करेंगे, औसत आय में हम इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड करके कितना है, 1,30,000, और ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, नंबर कितने, 3। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, 43,333 के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि देश में, मान लो ये कंट्री है, तो इस कंट्री में 3 व्यक्ति हैं, तो ये 43,333 रुपए पर मंथ कमा रहा है। पर ऐसा तो नहीं है, प्रति व्यक्ति आए, सॉरी प्रति व्यक्ति जो आए वो ईयरली काउंट करते हैं, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको, मंथली। ठीक है, तो ये कितना, 43,333.33 कमा रहे हैं पर मंथ। पर यहाँ तो अलग अलग है, अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, एक 20,000, एक 1 लाख। तो ये क्या है, ये आय के वितरण की सही जानकारी नहीं देता कि किस व्यक्ति के पास कितनी आय है, यही समझाया इसमें।
अब अगला देखते हैं क्या पॉइंट है। यह जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में कुछ नहीं बताता। जैसे जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली, जीवन स्तर को क्या प्रभावित करेगा? शिक्षा, आप जहां रह रहे हो वो निवास कैसा है, ठीक है, समाज कैसा है, स्वच्छ पेयजल, ठीक है, पेयजल, ये सब चीजें, स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली सेवाओं सुविधाओं के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है आप कुछ भी। यह जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में कुछ भी नहीं बताता, ठीक है, कुछ नहीं बताता। इन सब के बारे में कहा, यहाँ पे सिर्फ प्रति व्यक्ति है, यानी कि आर्थिक रूप से देख रहे हैं हम, इन सब चीजों की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखें। बिस बैंक उसका यूज करता है नेशनल इनकम का, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, एक देश की। देशों का वर्गीकरण करने के लिए उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय का। अब इसके मापदंड क्या है? जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 49,300 प्रति वर्ष है, उसको उच्च आय या अमीर देश कहा जाता है। 49,300 ये डॉलर में है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय 49,300 होनी चाहिए प्रति वर्ष। अगर इसको 49,300 को अगर हम रुपए में बदलना चाहें तो अभी 80 प्लस डॉलर चल रहा है, हम 80 मान लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें 3 जीरो, इंडिया में लगभग इतना होना चाहिए, 39,44,44,000 रुपए प्रति वर्ष जो व्यक्ति कमा रहा है वो उच्च आय या अमीर होगा, ठीक है। उस देश को हम क्या कहेंगे? या तो वो उच्च आय वाला है या अमीर देश है। अब बात करें जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2,500 या उससे कम है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये 25,000 हुआ, ठीक है, 25,000 डॉलर या उससे कम है, वो निम्न आय वाले देश होंगे। सी भारत निम्न आय वाला देश है, भारत इस कैटेगरी में आता है, ठीक है, निम्न आय वाले में। जहां भारत में प्रति व्यक्ति आय है वो 25,000 डॉलर से कम है, ठीक है, डॉलर की बात कर रहे हैं हम, रुपए की नहीं। भारत की प्रति व्यक्ति आय, ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, कोई नहीं, हम इसको आगे रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआई बोलते हैं इसको, एचडीआई, इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह देशों के मानव विकास स्तर को मापती है, मतलब मानव का जो विकास का स्तर है वो किस आधार पर है, कहाँ पर है, ये मापती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से 3 आधारों पर होती है, जिसमें ये आधार दे रखे हैं। पहला, लोगों का शैक्षिक स्तर, लोग कितना पढ़े हुए हैं। स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों का स्वास्थ्य या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जन्म लेते वक्त किसी व्यक्ति की जीवन जीने की कितनी संभावना है, कि वह व्यक्ति कितने साल तक जी सकता है, जो इंडिया में लगभग अभी 67.5 के आसपास है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, वही पर कैपिटा इनकम जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अब एसडीआई में हमारी रैंक कितनी है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत की रैंक है 132 और टोटल 189 में से हमारी 132 रैंक है, ठीक है। और जीएनआई यानी सकल राष्ट्रीय आय, हमारी सकल राष्ट्रीय आय कितनी है? 6,590 प्रति व्यक्ति के आसपास है, ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 67.2, 25 वर्ष, ये है साक्षरता, ठीक है। साक्षर कौन व्यक्ति साक्षर कहलाए, सॉरी, एक मिनट, कुछ मिस, ये प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी है? 67, 65, 90। जीवन प्रत्याशा हमारी 67.2, और कोई जो 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष कितने हैं? 6.7 ईयर्स। मतलब जो व्यक्ति हमारे देश में 25 साल या उससे अधिक के हैं, वो अपनी जीवन काल में केवल 6.7 वर्षीय स्कूल तक गए हैं। अब संसाधन दे रखे, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका हम
पुनर्यूज कर सकते हैं, यानी रिन्यूएबल होते हैं कि उनका हमने यूज किया, फिर हमने उनसे दोबारा ऊर्जा बनाई और फिर यूज कर लिया। जैसे उदाहरण के लिए भूजल या भूमिगत जल प्राकृतिक द्वारा पुनः पूरित हो जाता है। जैसे कि हम भूजल का प्रयोग कर लेते हैं, फिर क्या होता है, पानी वाष्पित होकर ऊपर जाता है आसमान में, फिर दोबारा बारिश होती है तो वो दोबारा जमीन पे आके भूजल को पुनः भर देता है। ठीक है, भूमि में जल का पुनः संग्रहण हो जाता है। अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग कर लें तो वो खत्म हो जाते हैं, उनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे कच्चा तेल या फिर पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह या सीएनजी, एलपीजी, ये सब इसमें आ जाएंगे। कुछ वर्षों के उपयोग के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। ये लिमिटेड होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं। ठीक, अब आपके ये एमसीक्यू आ गए। ठीक है, और ये पीवाईक्यू है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनके ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2017-18 में भारत में रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्शाता है? ये था आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि। ये आपका शायद मे भी अगले चैप्टर का आ गया है। ठीक है, इस चैप्टर का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण नहीं है? बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? हमारी सेवा। ठीक है, सेवा कहाँ आती है? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, खेती प्राथमिक का है तो यही होगा। ठीक है, क्या पूछे? प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आती है? कृषि आती है हमारी। है हो गया। ये आपके दो थे पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे एक एक नंबर में। अब हम आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके पहले पूछे जा चुके हैं सीबीएसई 2018। आर्थिक विकास के लिए सतत विकास क्यों आवश्यक है? आर्थिक विकास के लिए सतत विकास आवश्यक है। देखो, सतत विकास ना ऐसा होता है जिसमें कि हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हैं जिससे कि हम उनका अच्छे से प्रयोग कर पाए और वो अगली पीढ़ी के लिए भी रह जाएं। उन्हें क्या हम बोलते हैं? उस ऐसे विकास को हम बोलते हैं सतत विकास, जिसमें कि हम प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग है वो विवेकपूर्ण तरीके से करें और उन्हें अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें। अब वही बोला इसने, आर्थिक विकास के लिए सतत विकास क्यों जरूरी है? आर्थिक विकास के लिए सतत विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करता है, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी प्रभावित नहीं होती। यानी कि हम वर्तमान जो पीढ़ी हमारी है हम उसकी तो आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है हम उसके हिस्से के जो संसाधन है हम उनका प्रयोग नहीं करते, यानी कि संसाधनों का दोहन नहीं करते। सतत विकास पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों की निरंतर उपलब्धता और दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, जिससे विकास लंबे समय तक बना रहता है। देखो, सतत विकास से क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण होता है, संसाधनों का निरंतर उपलब्धता बनी रहती है, यानी कि जो संसाधन है ना वो आगे आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। मतलब अभी एक पीढ़ी ने उसका प्रयोग कर लिया, फिर अगली पीढ़ी ने प्रयोग कर लिया, और ये जो संसाधन है वो दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता को बढ़ाते हैं, यानी कि इन संसाधनों का प्रयोग करके हम लंबे समय तक इनसे आय अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका 2015 में आया हुआ है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में अंतर बताना है। ठीक है, एचडीआई और डब्ल्यूडीआर में अंतर बताना है। 2015 में पूछा गया तो इधर ये क्या, इसके आधार है, किस आधार पे बतानी है हमें, और यहाँ पे ये एचडीआई, यहाँ पे डब्ल्यूडीआर। चलो देखते हैं क्या देख रहे हैं। देखो, पहले प्रकाशन कौन करता है? इसका प्रकाशन, एचडीआई का प्रकाशन कौन करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और विश्व विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन है वो कौन करता है? विश्व बैंक। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एसडीआई का मानव के समग्र विकास का आकलन करना। समग्र विकास मतलब शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, ये सब देखना, स्वास्थ्य वगैरह के बारे में देखना। लेकिन विश्व विकास रिपोर्ट है वो केवल आर्थिक विकास पर ही केंद्रित है, यानी कि वो सिर्फ आय को देखती है कि आपकी आय कितनी बढ़ी है या घटी है। अगला प्रमुख संकेतक, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इसमें हम तीनों को लेते हैं। ये जो प्रमुख रूप से ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ इस डब्ल्यूडीआर की बात करें तो इसमें केवल राष्ट्रीय आय को ही देखा जाता है, आर्थिक वृद्धि और गरीबी, मतलब जो भी आर्थिक पहलू हैं वो विश्व विकास रिपोर्ट में देखे जाते हैं। अगला है दृष्टिकोण। जो एसडीआई का दृष्टिकोण है वो मानव केंद्रित विकास है, और विश्व विकास रिपोर्ट का दृष्टिकोण है वो
अर्थव्यवस्था केंद्रित है। फोकस जीवन की गुणवत्ता सुधारना और यहाँ पे आर्थिक प्रदर्शन को देखना। अगला आपका 2012 में पूछा हुआ है 5 नंबर का, ठीक है। नौकरी स्वीकार करने से पहले आप किन्हीं 5 परिस्थितियों या पहलुओं का वर्णन कीजिए जिन पर आप विचार करेंगे। यानी कि आपको कहीं से नौकरी का यानी कि जॉब का ऑफर आया, ऑफर लेटर आया, तो आप जब उस जॉब को एक्सेप्ट करने वाले होंगे तो आप किन पहलुओं को देखोगे, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। पहला, वेतन और लाभ, यानी कि नौकरी में मिलने वाले वेतन, भत्ते, बोनस, इन सब के बारे में हम देखेंगे। पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे वेतन और लाभ क्या क्या हो सकते हैं। वेतन तो जो सैलरी होगी, लाभ में क्या होगा, ईपीएफ हो गया हमारा, ईएसआई हो गया, ठीक है। हमें परिवहन सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, और महंगाई भत्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब देखेंगे। कार्य वातावरण, कार्यालय का माहौल, सहकर्मियों और प्रबंधन के साथ संबंध और कार्य की स्थिति स्वस्थ और मनोबल के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब माहौल ऐसा ना हो कि वहां पे असामाजिक तत्व ज्यादा हो। समझ रहे हो आप। साफ स्वच्छ वातावरण होना चाहिए जिससे कि जो कर्मचारी हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगला पॉइंट देखते हैं। कार्य का स्वरूप, नौकरी की जिम्मेदारी, कार्य का प्रकार और जिम्मेदारी आपके कौशल और रुचियों के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब आपको जिस कार्य के लिए, मतलब जिस काम के लिए ऑफर मिला है, वो काम ऐसा ना हो कि आपका जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, एकदम उससे अलग ही हो। मतलब आपकी जो रुचियां हैं उनसे एकदम विपरीत नहीं होना चाहिए, उनसे मिलता जुलता होना चाहिए। स्थान और समय, लोकेशन, अब ऐसा भी ना हो कि आप किसी शहर के, मान लो ये शहर है, आप किसी शहर के इस हिस्से में रह रहे हो और आपको जॉब मिल रही है यहाँ, तो आने जाने में आपका अधिक समय खत्म हो जाएगा। तो यही बता रखे कि स्थान और समय, ऐसा कार्य का स्थान सुविधाजनक हो और कार्य समय अपने जीवन शैली के अनुकूल होना चाहिए, कि आने जाने में कम समय लगे, और ऐसा भी ना हो कि आपको डे में करना है, नाइट शिफ्ट दे दी, क्योंकि जो लिमिटेड कंपनियां हैं उसमें ज्यादातर शिफ्ट वाइज काम होता है, तो जो कार्य की शिफ्ट है वो भी आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगला, विकास और प्रशिक्षण के अवसर, नौकरी में करियर की प्रगति, पदोन्नति और प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध हों ताकि आपका व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास हो सके। ऐसा नहीं है आप जो एक काम कर रहे हो, आप जब तक उस कंपनी में कर रहे हो आप वही काम कर रहे हो, वहां कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। तो इसमें यही कहा गया है कि आप ऐसे कार्य को चुने जिसमें कि आपको कुछ नया सीखने को मिले, जिससे कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो, ठीक है, व्यक्तिगत विकास। अभी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है। औसत आय को क्या बताया था मैंने, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, या फिर एवरेज इनकम को बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम वही है। शिशु मृत्यु दर से आपका क्या अभिप्राय है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से, जो 1 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु का अनुपात ही शिशु मृत्यु दर कहलाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय क्या है। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है देश की समग्र प्रगति जिसमें सभी नागरिकों का कल्याण हो, समग्र प्रगति हो, ना कि सिर्फ आर्थिक विकास हो। विकास के लक्ष्य विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग क्यों होते हैं, उनकी जरूरतों के आधार पर होते हैं। वो अलग अलग व्यक्तियों की परिस्थितियां भिन्न होती हैं, जैसे भूमिहीन मजदूर काम और मजदूरी चाहते हैं, समृद्ध किसान अधिक आय चाहते हैं, और ग्रामीण महिलाएं समानता व शिक्षा चाहती हैं। इसलिए सभी के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। देखो इसमें क्या कहा था कि विकास के लक्ष्य सभी के लिए, विकास के लक्ष्य विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग 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 क्यों होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए विकास क्या है, आपके किसी व्यक्ति के लिए विकास वो है जो उसके पास पहले से नहीं है और अब उपलब्ध हो जाए। अब एक व्यक्ति अशिक्षित है तो वो क्या चाहे कि उसको शिक्षा मिले, उसका वो अगर उसको शिक्षा मिलती है तो उसके लिए वो विकास हो गया। अब किसी व्यक्ति के पास भूमि नहीं है तो उसको भूमि की उपलब्धता करा दो तो उसका विकास हो गया। यही बता रखा है इसमें। ये 2 नंबर वाले हैं आपके। केवल आय से विकास क्यों नहीं मापा जा सकता। आय महत्वपूर्ण है। देखो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो वो होती है एवरेज इनकम। मतलब 10 लोगों की टोटल इनकम हमने ऐड की और उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गई एवरेज इनकम। लेकिन जो 10 व्यक्ति हैं उनकी जो अगर हम व्यक्तिगत आय की बात करें तो वो उनकी आय में डिफरेंस था। जैसे हमने वहां एबीसी का एग्जाम्पल लिया था, एक की 1 लाख थी, एक की 20,000, एक की 10,000। तो इसीलिए हम केवल आय से विकास को नहीं माप सकते। अब बाकी इसमें क्या लिखा है देखते हैं। आय महत्वपूर्ण है लेकिन इसके अतिरिक्त समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान ही आवश्यक है। कई बार अधिक आय होते हुए भी यदि स्वास्थ्य, शिक्षा
या सुरक्षित वातावरण ना मिले तो वास्तविक विकास नहीं कहा जा सकता। ये 2 नंबर में आए तो आप इतना लिख सकते हो, बाकी जो 3 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें वो भी ऐड कर सकते हो। औसत आय की सीमाएं बताएं। औसत आय केवल कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर मिलती है। इससे यह नहीं पता चलता कि आय समाज में समान रूप से बटी है या नहीं। उदाहरण के लिए एक देश में कुछ लोग बहुत अमीर और अधिकांश बहुत गरीब हो सकते हैं, लेकिन औसत आय ऊंची ही देखी जा सकती है। ये तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी देश के जो उद्योगपति हैं, अगर उद्योगपति हैं उनकी आय बढ़ती है, मान लो इनकी आय पहले 1000 थी, अब इनकी आय 2000 हो गई, तो जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो टोटल में ये ऐड करेंगे। यहाँ इनकी आय में 100% की इंक्रीज हुआ है, इनकी आय जो हुई है 100% से बढ़ गई, लेकिन जो आम किसान है, किसी की 100 थी उसकी 110 हुई है केवल, तो इसकी तो केवल 10% से बढ़ी ना, इनकी 100% से बढ़ गई। तो वही बताया गया है कि इससे यह नहीं पता चलता है कि आय समाज में समान रूप से बटी है। यहाँ पे एक व्यक्ति 1000 से 2000 पहुंच गया, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ 100 से केवल 110 ही पहुंचा है। तो आय का जो वितरण है वो असमान रूप से हो सकता है। अगला देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय विकास को न्यायपूर्ण बनाने के लिए किन प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास को न्यायपूर्ण बनाने के लिए किन प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। 2 नंबर में यह देखना होगा कि कौन सा तरीका अधिकांश लोगों को लाभ पहुंचाता है, क्या निर्णय सभी के लिए न्यायपूर्ण है, और क्या संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है। यानी कि कौन सा तरीका है, जो विकास के तरीके हैं, विभिन्न तरीके, उनमें से हम किस तरीके को अपनाएं कि ये सभी को लाभ पहुंचाए, किसी विशेष एक वर्ग को लाभ ना हो, या कुछ गिने चुने जो जनसंख्या में लोग हैं, उद्योगपति हैं, उन्हें ही लाभ ना हो। क्या निर्णय सभी के लिए न्यायपूर्ण, मतलब जो निर्णय सरकार ले रही है वो सभी के लिए न्यायपूर्ण है। जैसे कि हमने डैम की बात की थी, यहाँ पे जो डैम बन रहा है, अब ये उद्योगपति के लिए तो लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी इससे इनकम बढ़ेगी, वो बिजली का उत्पादन करेगा, उसकी आय बढ़ेगी। लेकिन जो यहाँ लोग रह रहे थे, क्या उनके लिए न्यायपूर्ण है, क्योंकि उन्हें तो यहाँ से हटाना पड़ गया था, वो तो यहाँ से विस्थापित हुए थे। तो ये इनके लिए तो न्यायपूर्ण है, सॉरी, उद्योगपति के लिए तो न्यायपूर्ण है, लेकिन जो यहाँ लोग रह रहे थे उनके लिए न्याय नहीं है, अन्यायपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसे निर्णय लिए जाएं जो सभी के लिए न्यायपूर्ण है। अगला, क्या संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है या फिर सामाजिक आर्थिक जो भी संसाधन है, उनका जो प्रयोग है वो सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि उनका प्रयोग सदुपयोग हो, ना कि दुरुपयोग हो। अगला, भारत, हरियाणा और केरल के विकास सूचकांकों की तुलना कीजिए। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, लेकिन शिशु मृत्यु दर और शिक्षा के मामले में केरल आगे है। आपकी बुक में एक इंडेक्स दे रखा है, आप उसमें देखना। बिहार इन सूचकांकों में सबसे पीछे है। इससे स्पष्ट है कि केवल आय से विकास नहीं मापा जाता। देखो, अगर आय से विकास कौन मापता है, विश्व बैंक। अगर हम विश्व बैंक के स्तर से देखें तो हरियाणा अच्छा है, लेकिन अगर हम यूएनडीपी की बात करें तो वो क्या करता है, एचडीआई से मापता है। उसमें शिशु मृत्यु दर भी देखता है, शिक्षा भी देखता है, पेयजल भी देखता है, ठीक है, सारी चीजें देखता है वो। सार्वजनिक सुविधाओं की भूमिका समझाइए। सार्वजनिक सुविधाओं की भूमिका, बहुत सी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षा केवल व्यक्तिगत खर्च से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इन्हें सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना सस्ता और सभी के लिए लाभकारी है। देखो, सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं होती हैं जो सरकार द्वारा निःशुल्क अपनी जो पॉपुलेशन है उसको दी जाती है। उनमें क्या क्या आता है, स्वास्थ्य आता है, जैसे आपने देखा होगा सरकारी अस्पताल होते हैं, ठीक है, शिक्षा, सरकारी स्कूलों द्वारा, स्वच्छ वातावरण, इसके लिए सरकार दिन प्रतिदिन नए नए कार्यक्रम या योजनाएं लाती रहती है। या फिर सुरक्षा, ये हमारी सुरक्षा का की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, हमारी सरकार की। बता, मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति बतानी, मतलब एचडीआई जो है उसकी हमें उसके आधार पर भारत और उसके पड़ोसी देश में क्या है, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह ये सब, ठीक, बांग्लादेश। इसमें क्या, वर्ष 2019 में श्रीलंका का एचडीआई क्रम भारत से कहीं बेहतर था। नेपाल और बांग्लादेश की आय भारत से कम होने के बावजूद उनकी जीवन प्रत्याशा अधिक थी। मतलब भारत में जो लोगों की है वो प्रति व्यक्ति आय तो अधिक है,
लेकिन नेपाल और बांग्लादेश की बात करें तो वहां लोगों की जीवन प्रत्याशा अधिक है, मतलब वहां के जो लोग हैं वो उनकी जो एवरेज एज, हम जीवन प्रत्याशा को एज एवरेज एज भी देख सकते हैं, वहां के जो लोग हैं उनकी एवरेज एज अधिक है। भारत का स्थान 189 था, 130 था 189 देशों में से, और जो श्रीलंका था वो इससे कहीं आगे था। विकास की धारणता क्यों आवश्यक है, ठीक है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग करेंगे तो भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए विकास ऐसा होना चाहिए जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो। धारणीयता का मतलब होता है कि जो हमारे संसाधन है उनका हम विवेकपूर्ण प्रयोग करें, उनका अति दोहन ना करें, जिससे कि जो संसाधन है वो इसी पीढ़ी में समाप्त हो जाए, अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर ही ना हो पाए। हम संसाधनों का प्रयोग इस आधार पर या ऐसे करें जिससे कि जो संसाधन है वो आगे स्थानांतरित होते रहें। भूमिगत जल के अति उपयोग से क्या समस्या उत्पन्न होती है। भारत के कई हिस्सों में जल स्तर तेजी से गिर रहा है, यदि यह जारी रहा तो भविष्य में खेती और पेयजल की गंभीर समस्याएं होंगी। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति अधिक गंभीर हो गई है। जब हम भूजल है, भूजल कहाँ से आता है, या तो नेचुरली है या फिर जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है वो जमीन पे गिरता है, जमीन उसको सोखती है तो भूजल बढ़ता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ज्यादातर शहरों में जो रोड या सड़कें वगैरह हैं वो कंक्रीट की बनी है, तो उससे जो बारिश का पानी है वो भूमि सोख नहीं पाती है, वो पानी बह के नालों में चला जाता है। तो जो हम दोहन कर लेते हैं उतना पानी रिसाइकल होकर दोबारा जो है भूमि में नहीं जा पाता, जिससे क्या हो रहा है कि जो भू स्तर है वो कम होता जा रहा है, और जब भू स्तर कम होगा तो क्या होगा, शहरों में पेयजल की कमी होगी, और ग्रामीण इलाकों में हम बात करें तो खेती के लिए जो सिंचाई के लिए जल चाहिए होता है उसकी कमी होगी। पंजाब एग्जाम्पल भी दिया है कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति गंभीर है, मतलब जो पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें जो भूजल का स्तर है वो बहुत नीचे जा चुका है। अगला, कच्चे तेल के संसाधनों का विकास पर क्या प्रभाव है। कच्चा तेल गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जो कच्चा तेल है उसका क्या है, हमने एक बार अगर प्रयोग कर लिया तो वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके सीमित भंडार है, और जो कच्चा तेल मिलता है वो भी सीमित मात्रा में, ये नहीं है कि असीमित है, हम उसका कितना भी प्रयोग कर लें। जैसे कि हमारे पास जल है, समुद्री जल, ठीक है, सूर्य का प्रकाश असीमित है, हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करें वो क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, वो हमारे पास असीमित है, हम कितनी भी कर सकते हैं। लेकिन जो कच्चा तेल है वो सीमित मात्रा में, भारत जैसे देश जो आयात पर निर्भर है, और भारत क्या कच्चा तेल का अधिकतम जो है वो आयात करता है, और जब ये संसाधन कम हो रहे हैं तो इनकी क्या कीमतें बढ़ रही हैं। बढ़ती कीमतें और आपूर्ति संकट से प्रभावित होंगे, यह विकास की स्थिरता के लिए चुनौती है। जब कीमतें बढ़ेंगी तो देश में महंगाई आएगी, और जब महंगाई आएगी तो क्या विकास कम हो जाता है। अगर एक हद से ज्यादा महंगाई हो जाए तो वो विकास को प्रभावित करती है, वो भी नकारात्मक रूप से। अब आपका चैप्टर पूरा हो गया है, और आपके जो PYQ थे वो भी हमने कर लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी कर लिए। अब ये 2 प्रश्न आपके लिए, आप कमेंट में बताना इनका उत्तर। पहला है विकास का अर्थ क्या है, जिसमें केवल ऑप्शन ए है केवल धन कमाना, ऑप्शन 2 है केवल औद्योगिकरण, ऑप्शन 3 है जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन 4 है केवल आय में वृद्धि। और दूसरा प्रश्न है मानव विकास सूचकांक SDI का पूरा नाम इंग्लिश में बताना है हमें, ठीक है। क्या है इनमें से आप बता देना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डोमेस्टिक इनकम, या हाई डेवलपमेंट इनकम, या फिर ह्यूमन डेटा इंडेक्स। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बस इसको। ये आपके 2 प्रश्न हैं, आप इनको कमेंट बॉक्स में बता देना, देख लो। ये तो यहाँ आपकी क्लास खत्म होती है, समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।